सत्संगत प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संगत घर जाने की जल्दी तो नहीं, घबराइए नहीं। इस सवाल का ये मतलब नहीं कि हम सारी रात यहीं बैठेंगे। और सत्संगत ये सवाल दास ने मजाक में भी नहीं पूछा। इससे पहले कि दास कुछ और कहे, दास स्पष्ट रूप में आज एक बात कहना चाहेगा, क्योंकि हमारे गुरु ने हमारी भक्ति को बंधन नहीं बनाया। हम सभी गृहस्थी वाले लोग हैं, काम काज वाले लोग हैं, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो हमको निभानी है। जो समय इस वक्त हो चुका है, करीब करीब 10 बज रहे हैं, हम आज समय से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तरीके दो हैं। पहला तरीका कि सत्संगत जी धन्यकार और सत्संगत जी धन्यकार और संगत समाप्त। लेकिन दास को मालूम है कि उस तरीके की इजाजत नहीं मिलेगी। फिर दूसरा तरीका यह है कि अभी 10 तो बज चुके हैं, तो थोड़ा समय और लगेगा। अब अगर दूसरा तरीका इस्तेमाल करना है, यानी कुछ समय और हमको यहां बैठना है, तो दास स्पष्ट रूप में ये बात कहना चाहेगा और यकीन कीजिए दिल से कह रहा हूं, आप सभी महात्मा जो यहां बैठे हैं, उनमें से जो भी सज्जन महात्मा जाना चाहें, किसी मजबूरी की वजह से, किसी अपने पारिवारिक कार्य की वजह से, बिल्कुल झिझक में न रहें। बिल्कुल ये मत सोचें कि शायद संगत से उठ के जाऊंगा तो कोई पाप लगेगा या कोई अपशगुन हो जाएगा। ऐसा बंधन भी मन से निकाल दें। और ये कहने का दास का भाव ये नहीं कि मैं कोई व्यंग कस रहा हूं, कोई सरकास्टिक नहीं हो रहा। इसलिए कह रहा हूं सत्संगत, क्योंकि अगर मन पे कोई और भाव रख के संगत में बैठेंगे भी तब भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। वो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। शरीर यहां बैठा होगा, मन कहीं और होगा। वो सत्संग नहीं। इसलिए कोई भी महानुभाव, कोई भी महात्मा घड़ी देखकर अपने समय के मुताबिक जाना चाहे घर जा सकता है। और गुरु पे मान करके वो गारंटी दास लेता है कि पाप नहीं लगेगा। गुरु पे मान करके, क्योंकि सत्संगत हमारे साथ रोजाना ऐसी बातें होती हैं। इसलिए दास ने ऐसी बात कहने की गुस्ताखी की। हालांकि आज तक शायद आपने या मैंने भी कभी सत्संग में ऐसा नहीं सुना होगा, ना देखा होगा कि विचार के समय स्टेज पर से ये कह दिया जाए कि आप में से कोई जाना चाहता है तो चला जाए। लेकिन ये आज पहली बार इस दफा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें दोनों बातों का समन्वय, दोनों बातों का जो बैलेंस है कि दुनिया भी है और ज्ञान भी है, इसको समझना जरूरी है। और खोल के इस बात को बयान करना चाहूंगा। दास ने पहले भी ये बात आपके चरणों में रखी होगी कहीं ना कहीं किसी सत्संग में, लेकिन आज फिर से कहना चाह रहा हूं। दिल्ली में संत निरंकारी कॉलोनी में रोजाना संगत होती है। सुबह सर्दी गर्मी के मौसम के हिसाब से 7 से 8 या 7:30 से 8:30, ऐसा एक समय 1 घंटे का सत्संग का होता है। वहां के जितने भी महात्मा रहते हैं निरंकारी कॉलोनी में, वो बहनें भाई बच्चे अपने अपने समय के मुताबिक जो सत्संग कर सकते हैं वो सत्संग में जरूर आते हैं।
जिनका सुबह कहीं काम पे जाने का समय होता है या बच्चों के स्कूल जाने का समय होता है, वो अपने कार्य पर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए नमस्कार करके जितना आशीर्वाद मिला उतना लेके अपने काम पे चले जाते हैं। जाना है भाई, जरूरी है वो भी। एक बहन जी रोजाना संगत में आने वाली, जिनकी रोज की रूटीन ऐसी थी कि अपने पति को दोपहर का खाना बना के साथ में दे दिया, नाश्ता करवा दिया और उनको भेज दिया दफ्तर के लिए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, और वो 7 से 8 का जो समय है उसमें 7 नहीं तो 7:15 तक संगत में पहुंच गए। ये उनकी रोजाना की रूटीन। एक दिन सत्संगत उस बहन के साथ क्या हुआ, घर में कोई गेस्ट आ गए और वो जो गेस्ट थे उनका भी कोई इंटरव्यू था सुबह, उनको भी निकलना था उसी समय के आसपास। तो बहन जी ने अपने पति के लिए वो नाश्ता तैयार किया, बच्चे को खिलाया, वो जो गेस्ट आए थे उनको भी खिलाया। उसके पश्चात पतिदेव अपने काम पे निकल गए, बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। वो जो भाई साहब आए हुए थे उनके जाने में भी कुछ समय था, वो तैयार हो रहे थे। वो तैयार हो रहे हैं, बहन जी का जो दिमाग है इस समय संगत में लगा है कि मैं लेट हो रही हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है जो काम उनके जिम्मे है। घर में मेहमान आए हैं, उनको ये तो नहीं कह सकते कि जी आप अपने आप चले जाइए, मैं तो संगत में जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं, ठीक नहीं। अब वो सारे काम कर रही हैं, जितना रूटीन है वो पूरा कर रही हैं, और एक नजर घड़ी पे है 7:15, 7:20, 7:25, 7:30। अब मन में बेचैनी हो रही है कि संगत से आज मैं लेट हो रही हूँ, आज संगत मिस ना हो जाए। करते करते जिस समय वो महात्मा घर से निकले, जो मेहमान आए हुए थे, करीब करीब 7:40, 7:45 के आसपास का समय हो गया, और उस समय तक बाकी सब काम खत्म हो चुके थे। सिर्फ दोपहर के लिए एक दाल बनानी रहती। बहन जी ने अपने मन में विचार किया कि वो चूल्हे पे दाल का पतीला रखा और घड़ी देखी, तो मन में विचार आया, बड़ा शुद्ध भाव था कि चलो 10 मिनट के लिए ही सही, जितनी रहमत मिल जाए उतनी ही बहुत है। ये दाल चूल्हे पे रख के संगत पे चली जाती हूं, और जो 15-20 मिनट वहां आने जाने में लगेंगे तो थोड़ा सा दाल में पानी ज्यादा डाल देती हूं कि धीरे धीरे मध्यम आंच पे दाल पकती रहेगी, थोड़ा पानी ज्यादा होगा तो जलेगी नहीं, तो इतने में मैं संगत करके वापस आ जाऊंगी। अब वो पतीला वहां रख दिया, दाल चढ़ा दी, पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, आंच को मध्यम कर दिया, और बहन जी संगत के लिए निकल गई। और बिल्कुल ही संगत से 2 मिनट का तो रास्ता है जहां वो रहती। संगत में आ गई, आके बैठ गई। 10 मिनट रहते हैं 8 बजने को, और 8 बजे सत्संग खत्म हो जाता है। उस दिन वहां सत्संग में कोई महात्मा बाहर से आए हुए थे विचार करने के लिए। वो विचार कर रहे हैं, 8 बज गए, 8:05, 10 मिनट, 8:15, अब ध्यान दाल में है कि अरे पानी तो डाल के आई थी पर कितना सूखेगा, दाल तो गई। 8:20, 8:25, 8:30, पतीला भी गया। अभी हम सोचें, उसको विचारें, जब वो घर में थी तो ध्यान संगत में था, जब वो संगत में है ध्यान दाल में है। दीन गवाया दुनी ते दुनी न चाली साथ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस वजह से दास ने ये बात स्पष्ट रूप में कही कि मन में कोई ऐसा भाव लेके सत्संग में मत बैठे कि अभी तो बैठना ही पड़ेगा, क्या करें, लेट हो गया है, जाना है, पहुंचना है, बरसात हो रही है।
कोई भी ऐसा कार्य है, सच्चे पातशाह का ध्यान करके बाबा जी का शुक्रिया करोगे, इतनी देर भी संगत में बैठने को मिला, जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बैठ सकते हो तो जरूर बैठो। अपने आप को बहाना मत दो, अपने आप को कारण मत दो। सचमुच कोई बात है, महात्मा जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारियां हम नहीं निभाएंगे सत्संगत, वो भी हम सतगुरु के हुक्म की अदूली कर रहे हैं, वो भी हम सतगुरु के वचन को काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करो, क्योंकि सत्संगत यहां जो सिखाया जाता है वो शिक्षा ही ये है कि सच्चे पातशाह ने मेरे लिए भक्ति को आसान कर दिया, बंधन रहित कर दिया। मेरे लिए भक्ति बंधन नहीं है, मेरे लिए भक्ति आनंद है। और आमतौर पे हम लोग कहते हैं सतगुरु क्या चाहता है? भाई साहब जी मुझे बताओ, बाबा जी किस बात से खुश होते हैं? बहुत आमतौर पे पूछा जाने वाला सवाल है। विवेक जी आप तो बहुत करीब रहते हैं, कृपा करके बताओ ना बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? सत्संगत सतगुरु तो बहुत दयालु है, ये मैं क्या बताऊं बाबा जी किस बात पे खुश होते हैं? बाबा जी तो मेरी गलतियों पे भी खुश हो जाते हैं। हाँ, ये समझने का प्रयास करें कि बाबा जी किस बात पे खुश नहीं होते, वो ज्यादा जरूरी बात है। वो क्या है जो मुझे नहीं करना, वो क्या है जो मुझे करना है, वो अपने आप आ जाएगा। जिस दिन मैं ये समझ जाता हूं कि मुझे क्या क्या नहीं करना, लॉ ऑफ एलिमिनेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, नेति। भगवान राम को प्रभु का ज्ञान भी इसी तरह से हुआ था। महाराज वशिष्ठ के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन है? कहने लगे महाराज यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और आगे से सवाल हुआ तू बता। उसके बाद ग्रंथ है, क्या क्या नहीं कहा पार ब्रह्म की पहचान के लिए, क्या क्या नहीं कहा भगवान राम ने। और वो हर बात को कहते रहे नेति नेति नेति। सूर्य नेति, चंद्र नेति, सितारे नेति, हवा वायु अग्नि जल सब नेति नेति नेति। ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है, सब कुछ नेति हो जाता है, फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या ये है, फिर कहा इति, यही ज्ञान दिया। जब ये भी नेति, ये भी नेति, ये भी नेति, तो फिर एक ही बचता है, उसी के लिए होता है इति, यही है। आज हमें भी इस बारे में विचार करना है कि बाबा जी किस बात से खुश नहीं होते। अपने आप समझ में आ जाएगा बाबा जी किस बात से खुश होते हैं। जब मैं कहता हूं बाबा जी मेरी अकल पे खुश नहीं होते, तो खुद पता लग जाता है कि मेरे भोलेपन पे खुश होते हैं। जब बाबा जी नफरत से खुश नहीं होते, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि बाबा जी प्रेम से खुश होते हैं। मैं जिस बात को छोड़ता चला जाता हूं, उस रिक्त स्थान को जब कुछ भरता है, तो वो कोई ना कोई सद्गुण ही भरता है सत्संगत। यकीन कीजिए, बार बार कहने में आता है, बाबा जी कहते हैं बी पेशेंट, बी पेशेंट। किसी बच्चे ने पूछ लिया कि महाराज पेशेंट का मतलब तो होता है रोगी, और वो कहते हैं बी पेशेंट। दास ने कहा बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। रोगी बनो तो इलाज होगा, स्वस्थ बन के आओगे तो क्या इलाज होगा। बी पेशेंट, कोई हर्ज नहीं।
साथ संगत, मेरी सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत समझ है, मुझे लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे लगता है कि क्या है जो मुझसे छिपा है। इतने बरस हो गए मुझे, तो अंदर बाहर की सब जानता हूं मैं। साथ संगत, जितना मैं ज्यादा जानने का एहसास करता हूं, दरअसल मैं उतना ही बड़ा अनजान हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन मैं हाथ जोड़ के इस बात को मान लेता हूं कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन ये खुश होता है। आज से काफी साल पहले, करीब दास बात कर रहा है कुछ 19-20 साल पहले की, दास के बड़े बहन जी इंग्लैंड में होते हैं, उनके पास अक्सर जाने का मौका बनता है। तो वहां पे एक ड्राइविंग टेस्ट मुझे पास करना था, क्योंकि वहां जाने के बाद अक्सर गाड़ी चलानी पड़ती थी, कहीं भी आने जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इधर से इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की बजाय दास ने सोचा कि वहां बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा जाने का अवसर मिलता है, तो एक यहां का लाइसेंस बनवा लूं, यहां का ड्राइविंग टेस्ट दे दूं। और उससे पहले दास यहां इंडिया में काफी समय से गाड़ी चला रहा था और अच्छी तरह से गाड़ी चला लेता था। उससे पहले कई साल से चला रहा था। वहां पे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब दास ने तैयारी की, 2-4-5 दिन एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो थे, वो भी अपने महात्मा से जानने वाले, उन्होंने कुछ वहां के रूल्स के हिसाब से दास को कुछ बातें बताई कि यहाँ ये असूल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 2-4 दिन उनके साथ उस ट्रेनिंग के बाद कहने लगे, विवेक जी बाकी सब तो आपको पता ही है, अब आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो एक हमारे जानने वाले अमेरिकन हैं, वो उन्होंने दास को एक बात कही, आज तक याद है वो बात। कहने लगे, विवेक जी, उन्होंने अपनी भाषा में अंग्रेजी में ये बात समझाई, लेकिन दास अपने शब्दों में बात आपके चरणों में रखता है। कहने लगे, एक ही बात कहूंगा, जब आपका टेस्ट हो तो गाड़ी ऐसे मत चलाना जैसे आपको गाड़ी चलानी कब से आती है, बिकॉज they don't want to give the license to the experts, they want to give the license to the learners. यहां की अथॉरिटी एक वरिष्ठ आदमी को, एक तजर्बेकार आदमी को जो गाड़ी चलानी जानता है, उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये उसे लाइसेंस देने में इंटरेस्टेड है जो नया नया है, जो गाड़ी चलाना सीख रहा है। और मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह से गाड़ी बड़े फ्लो में चलाएंगे और आप समझेंगे कि मेरा इंस्ट्रक्टर या मेरा एग्जामिनर जो है, जो मेरे साथ बैठा मेरा टेस्ट ले रहा है, वो बड़ा प्रभावित हो जाएगा कि इसका कंफर्ट लेवल कमाल है, ये तो बड़े ही मलाई की तरह गाड़ी चला रहा है, एकदम एकदम स्मूथ। और आप समझेंगे वो मेरे से बहुत खुश हो जाएगा। वो सिर्फ एक चीज लिखेगा, लापरवाह ड्राइवर, नेग्लिजेंट ड्राइवर, खत्म, और आपको फेल कर देगा। हमारी अकल, जिसे हम अपना तजर्बा कहते हैं, गुरु की नजर में हमारी लापरवाही होती है। ये एक्सपर्ट्स के लिए नहीं आया दुनिया में, ये लर्नर्स के लिए आया है। ये दुनिया में उनके लिए आया है जो सीखने के लिए हर पल तैयार हैं और हर पल तैयार रहते हैं। गुरु आता है शिष्यों के लिए, गुरुओं के लिए नहीं। अपनी अपनी तरफ नजर घुमा के देखें, मैं कहां शिष्य रह गया, मैं तो अपने आप को भी छोटा मोटा गुरु ही मानता हूं। कि अब तो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई साहब ये समस्या का हल है, अब तो मेरे से भी आशीर्वाद देते हैं लोग आके, अब तो मेरे को भी घर में चरण डालने के लिए बुलाते हैं, अब तो मुझे भी दुपट्टे पहना के स्टेज पे बिठाते हैं।
अब तो मेरे चरणों का भी चरणामृत बनता है, फिर क्या रह गया? उनके लिए नहीं आया साथ संगत, ये उनके लिए आया है जिनका हृदय आज भी कांपता है, जिनके हाथ आज भी जोड़ने के लिए उठाने नहीं पड़ते, स्वयं उठ जाते हैं। हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक्टिंग की बात अभी चल रही थी, प्रोफेशन से एक्टर हूं, इसलिए उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझने की कोशिश करता हूं कि हर आदमी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। एक आदमी सामने से सिर्फ चल के आ रहा होता है और आपको लगता है कि बहुत अमीर आदमी है, सिर्फ कपड़ों से नहीं, सिर्फ अच्छी गाड़ी से उतरने से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक रईसी होती है। उसके चलने का अंदाज, उसके देखने का अंदाज, उसकी गर्दन की अकड़, हर चीज उस तरफ इशारा करती है कि बड़ा आदमी है। एक आदमी को सूट बूट पहना के किसी बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से उतार दिया जाए, लेकिन वो अमीर आदमी नहीं है, तो वो बेचारा खुद ही अनकंफर्टेबल लगेगा उस सूट में। वो यूं लगेगा जैसे अपने आप से खुद ही शर्मिंदा है कि मैंने ये क्यों पहन लिया, मैं इस गाड़ी से क्यों उतरा हूं, मैं ये डिजर्व नहीं करता, ये मेरी नहीं है, उसके चेहरे पे लिखा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। हमारे प्रोफेशन में अक्सर ये नुक्स निकाल दिया जाता है कि भैया तुम रोल तो अदा कर रहे हो पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए एक अनपढ़ आदमी का रोल अदा करते समय मुझे ज्यादा समस्या आएगी। हम कहेंगे इसमें क्या समस्या भैया? किसी अनपढ़ के लिए समस्या हो सकती है कि पढ़े लिखे का रोल अदा करना मुश्किल है, एक पढ़े लिखे के लिए अनपढ़ का रोल अदा करना क्या मुश्किल है? नहीं साथ संगत, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे तो अंदर पढ़ाई जोर मार रही है, मेरे अंदर की नॉलेज तो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जो शब्द भी बोलूं उसकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो, उसकी एक एक मात्रा यूं नहीं यूं कहा जाता है, क्योंकि मुझे पता है। लेकिन उस अनपढ़ आदमी को नहीं पता जिसका मैं रोल अदा कर रहा हूं। एक किसी पंजाबी प्रोग्राम के लिए एक ऐसा किरदार दास ने निभाया एक बार, और उसमें जब आदमी किरदार में चला जाता है तो फिर खुद समझ में नहीं आता। एक रिक्शा वाले को आवाज लगानी थी, पंजाबी कैरेक्टर था, और उस किरदार में खो जाने के बाद दास के मुंह से ये शब्द निकल गया, रिश्का। वो रिक्शा नहीं निकला, वो रिश्का निकला। तो कुछ लोग हंस दिए कि विवेक जी से शायद फंबल हो गया, शायद डायलॉग गलत बोल गए, डायरेक्टर ने बाजू पकड़ ली, तो चुप कर जाओ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। विवेक शौक को पता है कि रिक्शा कहते हैं, लेकिन जिस किरदार को मैं निभा रहा हूं वो रिक्शा भी ठीक तरह से नहीं कह पाता, वो रिश्का कहता है। तो जिस दिन मेरी अकल, मेरी पढ़ाई लिखाई मेरी बॉडी लैंग्वेज से निकल जाती है, उस दिन मेरी बॉडी लैंग्वेज एक संत वाली हो जाती है। सिर्फ हाथ जोड़ देने से और इस तरह से अकड़ के चलने से कोई संत नहीं हो जाता। इसकी कुछ निशानियां हैं, इसलिए सत्संग तो जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अपने तजर्बे से अपनी जिंदगी की कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन वजह बताने की यह है कि इनसे कुछ अपने आप को मिलाएंगे तो कुछ थोड़ा सा अपने बारे में हम समझ पाएंगे कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक बड़ी ही प्यारी निशानी है कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं। सत्संग बड़ी सरल बात है, लेकिन अपने जीवन में से तोल के देखिएगा। अगर मैं गुरु की शिक्षा पे सही चल रहा हूं तो उसकी एक बहुत खूबसूरत निशानी यह है कि मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे कोई बुराई नहीं लगता। सबसे सरल बात है, मुझे सब कोई अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे किसी में नुक्स दिखाई नहीं देता, मुझे बुरा नहीं लगता। कोई कुछ भी हो रहा है मैं उसको एंजॉय करता हूं, मुझे उसमें आनंद आता है, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं उसमें खो जाता हूं। इसका मतलब मैं गुरु के रास्ते से चल रहा हूं। और हम
हमें हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ऐसी कुछ चेंज आती है लाइफ में। लो, नहीं गाना आता तो मत गाओ ना गीत। हर आदमी गीत गाएगा यहां? बात बन नहीं रही, स्पीच किए जा रहे, समय नहीं देखते। हर चीज बुरी लग रही है, संगत में भी बुरी लग रही है। ये देखो कैसे कपड़े पहन के आए। फिर उसमें और करप्शन आती है और भ्रष्टाचार आता है। सत्संगत बख्श लेना दास को। दास अपने कुछ जाति तजर्बों से ये बातें आपके चरणों में रख रहा है, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, यूं समझिए अपनी ही बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार आपके बारे में फुसफुसाते हैं। उस समय मेरे कहने और फुसफुसाने में फर्क हो जाता है। उस समय मेरे मुंह से तारीफ निकलती है और फुसफुसाहट में कड़वाहट होती है, जहर होता है, बुराई होती है, निंदा होती है, चुगली होती है। मैं गुरु के रास्ते पे नहीं चल रहा। सरलतम बात है सत्संगत। दास ने 15 अगस्त के मौके पे भी चंबूर भवन में बैठे हैं सत्संगत। ये अपने आप ही सब कुछ करा लेते हैं, चाय भी हमारे, और फिर खुद ही खुश हो जाते हैं। जिनको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर उनके बारे में खड़े होकर कह देते हैं आज मैं विवेक जी के साथ आई हूं। ये मां है सत्संगत। मां ऐसी ही होती है। इन्होंने स्टेज पे बिठा दिया, 15 अगस्त का समय था। उस दिन भी दास ने यही एक बात आप महात्माओं के चरणों में रखी कि हम पंजाब में रहते थे और एक सुना करते थे कि आतंकवादियों ने एक हिट लिस्ट बनाई है, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। उसको सिक्योरिटी मिल गई। क्यों? वो हिट लिस्ट पे आ गया है, उसका नाम हिट लिस्ट पे आ गया। भाई, दास ने निवेदन किया कि दास को एक थॉट आया मन में कि आओ एक बार मिलके हम एक अपने जिंदगी की हेट लिस्ट बनाएं। हिट लिस्ट तो नहीं, हेट लिस्ट, कि मुझे कौन कौन है जो अच्छे नहीं लगते। नफरत की सूची, हेट लिस्ट। कागज पेन लें, ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, सिर्फ जुबानी नहीं, बाकायदा करके देखिए। उस कागज पे वो नाम लिखिए, चंद नाम जो मुझे अच्छे नहीं लगते किसी भी कारण से। मेरे स्कूल कॉलेज दफ्तर के लोग हों, मेरे मोहल्ले के लोग हों, संगत के लोग हों, रिश्तेदारी हो, स्ट्रेंजर्स हों, जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनकी एक लिस्ट बनाएं। कितने नाम होंगे? 15, 20, 25, 50, 100 लिख लो। उसके बाद फिर उनके सामने कोशिश कीजिए उसके कारण लिखें कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। दास उस दिन भी कह रहा था, बड़े अजीब अजीब कारण निकल आते हैं। ये मेरे 5000 रुपए खा गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, गाली दी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता, अच्छा नहीं लगता। ये मैं जब संगत में जाता हूं मुझे समय नहीं देता बोलने का। उस महात्मा की जो स्टेज चला रहे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे समय नहीं देता। ये सेवा दल के महात्मा मुझे आगे नहीं बैठने देते। जब मैं आता हूं मेरे को बोलते पीछे चलो, पीछे। ऐसी ऐसी बातें निकलेंगी, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे इंसान बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जिनमें मेरा दखल ही नहीं है, मेरी ड्यूटी नहीं है। ये संगत में किस तरह के कपड़े पहन के आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बाबा जी ने कब ड्यूटी लगाई कि मैं चेक करूं?